Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंघोरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। आज हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने अधिवक्ता, आरटीआई कार्यकर्ता एवं लीगल टीम एम्बिट के सदस्य अध्यक्ष। इनके द्वारा देश के आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता का कार्य किया जा रहा है और समय समय पर सभी सदस्यों को जो भी कानूनी सहायता की जरूरत होती है देश के नागरिकों को, उसके लिए ये कार्य करते रहते हैं। ताराचंद जहांगीर जी, बताएं, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, बताएं। थैंक यू। देखिए, लीगल एम्बिट का जो उद्देश्य है वो वही उद्देश्य है जो भारत के संविधान का है। संविधान ये प्रोवाइड करता है कि आम नागरिक को देश के तमाम हकूक हासिल हो और बहुत सहजता से उसे मिल सकें, और लीगल एम्बिट उसमें आम जनता को उसके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने का और वो किस तरह से हासिल कर सकें उसके लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए और उस प्लेटफॉर्म तक वो कैसे पहुंचे, इसमें मदद करता है। इसी उद्देश्य के साथ ये शुरू हुआ और उसी उद्देश्य के साथ ये काम कर रहा है। इस समय देखा जा रहा है जो कि देश के आम नागरिकों को भारत सरकार देश के द्वारा कानून दिया गया सूचना का अधिकार, उस कानून का भरपूर दुरुपयोग लोक सूचना अधिकारी, राज्य सूचना आयोग के द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में क्या कहना आपका? दुरुपयोग के बजाय अगर हम ये शब्द काम में लें कि कानून की जो भावना है उसके अगेंस्ट उसका रुख हो गया है दुर्भाग्य से, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा उचित है। देखिए, आरटीआई एक्ट की बहुत सीधी सी भावना है अधिकतम पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना। ट्रांसपेरेंसी आती है तब जब किसी भी तरह से कोई इंफॉर्मेशन या सरकारी रिकॉर्ड आम जनता की पहुंच तक आसानी से उपलब्ध हो जाए, और उत्तरदायित्व इस चीज से सेंस में कि आदमी या पब्लिक सर्वेंट अपनी जिम्मेदारी समझकर उस चीज के लिए काम कर सके। ये एक्ट की मूल भावना थी। लेकिन चूंकि दुर्भाग्य से ऐसे हालात हैं कि एक्ट की यह भावना है कि अगर सूचना मांगने वाले को पता नहीं कि मैं कागज कैसे लूंगा, तो एसपीआईओ या सीपीआईओ जो भी स्थिति है वो उसकी मदद करेगा कि आवेदन कैसे लिखा जाता है, कैसे मांगा जाता है, पैसा किस तरह से जमा हो सकता है, और अगर उसको लिखना नहीं आता तो लिखेगा भी वह है। लेकिन दुर्भाग्य से अगर हम इस एक्ट के सेक्शन 4(1)(b) को देखें तो शू मोटो डिस्क्लोजर जो एक्ट की भावना है और कॉडिफाइड लॉ कहता है, उसकी अनुपालना भी आज 18 साल तकरीबन हो गए हैं इस एक्ट को बने, उसके बाद भी नहीं हो पा रही है। तो बड़ी दुर्भाग्यशाली स्थिति है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, ये देश के संविधान की प्रियम्बल कहती है, और जब उसे हक से महरूम किया जाए तो अपने आप में ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भावना है। हालांकि इस लिहाज से जो लोग हमसे संपर्क करते हैं या हमसे मिले हैं उनकी हमने भरपूर मदद करने की भी कोशिश की है, और जो लॉ है उसको खुलकर आम जनता को सिखाया भी और आगे भी सिखाते रहेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से भी हम इंश्योर कर रहे हैं, और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म पर भी ये कमिटमेंट की तरह रहता है। हम इजीली अवेलेबल रहते हैं इवनिंग और मॉर्निंग में। एक आम नागरिक जो सूचना प्राप्त करना चाहता है, उसको सूचना प्राप्त करने में तरह तरह के अड़ंगे लगाए जाते हैं। जैसे कि साधारणतः यह देखने में आता है कि लोक सूचना अधिकारी 30 दिन में कोई जवाब नहीं देता। प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जाने के बाद भी स्थिति वही है कि ज्यादातर प्रकरण वहां भी निपटाए नहीं जाते हैं। उसके बाद थक हार कर आदमी राज्य सूचना आयोग तक जाता है। तो एक आम नागरिक को अपने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उसके पास और क्या क्या ऑप्शन है, किन ऑप्शन के द्वारा वो अपने अधिकार को प्राप्त करे। इस एक्ट का मूल उद्देश्य ये था कि इससे ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी एवं पारदर्शिता आए। लेकिन वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है, लोक सेवक जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो ज्यादातर पीआईओ भी लोक सेवक ही होते हैं, वो उसको रोकना चाहते हैं। तो क्या इसको लेकर के एक आम नागरिक के पास और कोई विकल्प, कानूनी विकल्प है क्या? अगर वो विकल्प है तो क्या विकल्प है, वो क्या करे? प्रश्न को दो हिस्सों में आप समझिए। आपके एक सवाल यह है कि कॉडिफाइड लॉ और प्रोसीजरल लॉ, तो अगर इसमें समझना चाहें तो लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय कोर्ट और लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोसीजर, इस दो एस्पेक्ट में हम देखें। जब कॉडिफाइड लॉ होता है और किसी एक्ट में कोई बात लिखी होती है तो उसकी अक्षरशः पालना आदमी को करनी होती है। लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोसीजर यानी जजमेंट्स जो भी होते हैं, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हो, या आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के हो, वो प्रोसेस से पैदा हुआ कोई लॉ है, यानी जहां कानून कोड में नहीं है लेकिन प्रोसेस से आया। आरटीआई एक्ट में सेक्शन 19
1 अगर हम देखें तो ये प्रोवाइड करता है कि अगर आपको विनिश्चय मिला, गलत मिला या नहीं मिला, तो नहीं मिला ऐसी स्थिति तो आ सकती है। सेक्शन 7(2) ये कहती है कि 30 डेज में अगर कोई डिस्पोजल नहीं हुआ किसी एप्लीकेशन का, तो ये अवधारणा की जाएगी कि आपका आवेदन उसने खारिज कर दिया। तो यहां स्थिति है कि खारिज क्यों किया, ये वो अपील के स्तर में बताएगा। तो 19(1) में आप फर्स्ट अपील करते हैं। 19(6) अगर सेक्शन को देखें तो ये बहुत क्लियर कोडिफाइड लॉ है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी हर हाल में, सामान्यतः 30 दिन, और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या इस तरह की स्थिति है तो 45 डेज में शैल डिसाइड, मींस करना ही होगा। ऐसी कोई स्थिति किसी के पास कोई अधिकार है ही नहीं कि 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द फर्स्ट अपील और जो उसको मिल गई उसके भीतर डिसाइड नहीं करे। और आईपीसी में सेक्शन 188 को अगर आप देखें तो जो कोडिफाइड लॉ का वायलेशन करता है वो एक अपने आप में अपराध करता है। तो जहां ऐसी स्थिति आती है कि फर्स्ट अपील में अपील का निर्णय 45 डेज में हुआ ही नहीं और वो चुप है, तो 19(3) में अगर आप देखें तो 19(1) या 19(2) में किए गए, 2 में किए गए किसी डिसीजन को आप चैलेंज करते हैं, डिसीजन आपके पास है ही नहीं, तो लॉ में कहीं ये है ही नहीं कि 19(3) में आप सेकंड अपील दायर करें अनलेस फर्स्ट अपील का डिसाइड नहीं हुआ। और फर्स्ट अपील का जहां डिसीजन नहीं होता उस केसेस में न केवल एसपीआईओ या सीपीआईओ बल्कि फर्स्ट अपील अथॉरिटी भी इक्वली दंड का भागी होता है। लॉ कहीं नहीं रोकता कि आपके यहां कोई अपराध हुआ तो आप केवल अपील करेंगे, बिल्कुल नहीं। एक आदमी इंटेंशनली देश के कानून का माहौल उड़ा रहा है, वायलेशन कर रहा है, तो अपील में आप कैसे जाएंगे? उसके लिए अपील करने की बजाय मेरी जो अप्रोच है या लॉ की जो अप्रोच है वो ये है कि आप उसे क्रिमिनल केस में उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। ज्यादातर देखा जा रहा है कि राजस्थान को छोड़ करके देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में आरटीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा इस मामले में अप्रोच की गई, परंतु थाने स्तर पर एसपी कार्यालय तक या न्यायालय तक जाने के बाद भी वो प्रकरण दर्ज नहीं हो पा रहे। तो एक नागरिक को ऐसा क्या करना चाहिए, किस फोरम पे जाना चाहिए, वो कैसे जाए कि वो लोक सूचना अधिकारी जो लॉ का वायलेशन कर रहा है उसके खिलाफ वो प्रकरण दर्ज करवा सके? इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल समझाएंगे तो नागरिकों को ज्यादा लाभ। मैं सर एक सिंपल आपके सामने स्थिति रखता हूं कि अभी जो हम बात कर रहे थे उसमें ऐड करते हैं। एसपीआईओ ने कोई जवाब नहीं दिया, फर्स्ट अपील अपने फाइल करी, फाइल करने के बाद आपके पास कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं, ना कोई सुनवाई हुई, ना उसका कोई डिसीजन हुआ। इस केसेस में आप अगर कोर्ट तक जाते हैं तो कोर्ट को सिर्फ आपको कोड पढ़ाना है कि सर ये सेक्शन 19(6) है, ये देश का कोडिफाइड लॉ है, 45 डेज शैल डिसाइड मालिक करेगा ही। क्या मेरे केस में इस तरह का कोई डिसीजन हुआ? जवाब है नहीं। तो क्या सर किसी आदमी को भी कानून तोड़ने की इजाजत दी जा सकती है? अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक डिसीजन किया है, जजमेंट आया है स्टेट वर्सेस महेंद्र सिंह, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर शब्दों में मेंशन किया है कि जहां लॉ किसी काम को करने के लिए कोई एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर डिसाइड करता है कि इस मैनर में ये किया जाएगा, यानी 45 डेज में जैसे स्थिति है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तो किसी आदमी को अधिकार नहीं है कि उससे वो डिविएट हो जाए या कोई और रास्ता निकल जाए। तो ये कोर्ट को समझाना बहुत आसान है। महाराष्ट्र में भी एफआईआर दर्ज हुई है, राजस्थान में भी बहुत सारी दर्ज हुई हैं, हमने भी एफआईआर भी दर्ज कराई और क्रिमिनल केस भी दर्ज कराए। हालांकि कोर्ट को ये समझाना, क्योंकि इस तरह के केसेस पहले नहीं हुए, तो थोड़ा आपको पैरवी करने के लिए सावधान रहना पड़ेगा। और जब कोडिफाइड लॉ होता है तो आपको किसी साइटेशन की जरूरत ही नहीं है, आप कोर्ट खोल के कोर्ट को समझाएं कि ये रही स्थिति। कोर्ट अगर ये कहती है कि आपने अपील नहीं करी तो आप 19(3) का प्रोविजन कोर्ट को समझा सकते हैं कि सर 19(1) और 2 में डिसीजन आएगा तो मैं अपील करूंगा, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है और कोर्ट ये कहता है डिसाइड करना पड़ेगा, तो साहब मैं आयोग कैसे जा सकता हूं? मेरे पास तो अधिकार ही नहीं है, केवल आपके पास आऊंगा या मैं कंप्लेंट करूंगा। राव साहब, आपके बारे में सर्वविदित है कि आप बहुत ही जुझारू रूप से इस उम्र में इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं और इतने बड़े बड़े काम करते हैं। जैसे आपने एसडीएम के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज करवा दिया था, कुछ ऐसा मामला आया था जिसमें स्कैन वाला मामला था, और आपने बहुत ही एफआईआर, मतलब ऐतिहासिक, और शायद पूरे भारतवर्ष में इतने एफआईआर दर्ज नहीं हुए होंगे लोक सूचना अधिकारियों के खिलाफ जो आपने करवाया। तो आप थोड़ा दर्शकों को सरल भाषा में ये समझाएं कि जिस देश के जिस भी नागरिकों को लोक सूचना अधिकारी के द्वारा परेशान किया जा रहा है या उसे सूचना नहीं दी जा रही है तो वो क्या करे। देखिए, आरटीआई के अंदर जब हम सूचना लोक सूचना अधिकारी से मांगते हैं, वो सूचना मुहैया नहीं कराता या आधी अधूरी कराता है, तो हम 19(1) आरटीआई अधिनियम में फर्स्ट अपील करेंगे। फर्स्ट अपील अधिकारी अगर हमारे हक में फैसला कर देता है और फिर भी लोक सूचना अधिकारी उपलब्ध नहीं कराता है,
तो वो विधान की अवज्ञा करता है, और जहां विधान की अवज्ञा होती है वहां आईपीसी सीआरपीसी आके खड़ी हो जाती है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। जैसा कि आपने सुना, ये हमारे साथ थे ताराचंद जहांगीर जी और राव धनप्रीत सिंह जी, जिन्होंने बड़े ही ऐतिहासिक काम करे हैं और आरटीआई के ऊपर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऊपर आज भी ये सभी को मार्गदर्शन दे रहे हैं और उम्मीद है आगे भी इसी प्रकार से मार्गदर्शन देते रहेंगे। धन्यवाद।